एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ आपका अपना गोपाल यादव और मैं आप सभी को सीएलआर एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। जैसा कि आज हम लोग बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं, तो आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर इतना लेट क्यों हो गया, इतना गैप क्यों हो गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि थोड़ी तबीयत मेरी नासाज हो गई थी, बहुत तबीयत खराब हो गई थी और लगभग 10-12 दिन मैं तबीयत मेरा खराब रहा। तो इसके वजह से मैं आप लोगों के सामने कोई रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया और कोई भी लेक्चर आपको नहीं दे पाया, तो उसके लिए थोड़ा सॉरी बोल सकता हूँ। लेकिन चलिए अब से हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे और अब आप लोगों को रेगुलर लेक्चर मिलता रहेगा। तो हम लोग लास्ट जो भी थे एक चैप्टर पढ़ लिए थे, करंट इलेक्ट्रिसिटी। उसके बाद जस्ट हमें पढ़ना था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। चूंकि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जस्ट बात पढ़ते, लेकिन अभी क्या है कि सीबीएसई में पैटर्न हो गया है कि फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न, टर्म और एग्जाम जो 10th क्लास का होता है वो टर्म वाइज हो गया। तो फर्स्ट टर्म जो होता है ना, उसमें लाइट चैप्टर आने वाला है और वुमन आई करके एक चैप्टर है, तो वो पहले करेंगे क्योंकि बच्चों का थोड़ा मैसेज आ रहा है तो व्हाट्सएप पर है कि सर ये तो सेकेंड टर्म में आने वाला है, पहले जो टर्म में आ रहा है उसको पहले देख लीजिए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है या ह्यूमन आई है, तो उसको पहले कवर किया जाए, उसके बाद जो टर्म सेकेंड में आएगा उसको किया जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लाइट, जो कि टर्म 1 में आने वाला है, तो उसको पहले करना पड़ेगा। तो लाइट में हम लोग जनरली देखेंगे आज सिंपल बेसिक जो तो लाइट देखेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लुमिनस ऑब्जेक्ट, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट वगैरह जो होता है, फिर नेचर ऑफ लाइट देखेंगे, फिर थोड़ा सा ऑब्जेक्ट और इमेज का देखेंगे टॉपिक, और उसमें फिर प्लेन मिरर को रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखेंगे और प्लेन मिरर से कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है। ये सब अभी हम इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश करेंगे। एक बार मैं फिर आपसे बोल सकता आप लोगों को फिर से मैं स्वागत कर रहा हूँ सीएलआर एजुकेशन में, और अब से हमारा लेक्चर लगातार आएगा और आप लोगों को ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, डिले ना करके स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। तो आज का हमारा लेक्चर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट ये हमारा टॉपिक, मतलब चैप्टर का नाम है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि लाइट होता क्या है। लाइट जानेंगे तब तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जानेंगे ना। तो लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, जैसा कि आप लोगों को 10th में पढ़ना है, सोर्स ऑफ एनर्जी। लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जिसके वजह से हम लोग किसी चीजों को देख पाते हैं, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। अब सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो ये क्या करता है हमें? ये हमें इनेबल करता है कि हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाएंगे। ओके, लाइट क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है और इट इनेबल्स अस टू सी एनीथिंग सराउंडिंग अस। आजू बाजू जो हमारे सराउंडिंग के आजू बाजू जो भी चीजें हैं उसको हम लोग कैसे देख पाते हैं? क्योंकि लाइट रहेगा तभी हम देख पाएंगे। अंधेरे में हम लोग कुछ देख पाते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं देखते अंधेरे में। अंधेरे में अगर रूम बंद हो, कमरा लाइट ऑफ हो, तो हम लोग कुछ क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि लाइट नहीं रहती है, किसी चीज से टकरा नहीं रही है और हम लोग उसको, हमारी आंखों तक उसकी रिफ्लेक्शंस नहीं पहुंच पाते। तो लाइट करती क्या है कि उसमें एक एनर्जी होती है जो किसी चीज पे फॉल करती है और वहां से रिफ्लेक्शन होकर के हमारी आंखों तक आती है उसका, और तब वो ऑब्जेक्ट जो होती है हम लोग देख पाते हैं। तो इससे प्रूफ होता है कि लाइट जो होता है ना, हमें देखने में मदद करता है। तो पहला जो इसका डेफिनेशन हम लोग पढ़ेंगे लाइट। ओके, अब लाइट के डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसमें सबसे फर्स्ट लाइन लिखते हैं, लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ओके, ये पहला है जो आपके बुक में मिलते हैं, एनसीईआरटी में और वगैरह वगैरह, जो बहुत सारे जो बुक है उसमें आपको यही डेफिनेशन मिलता है। इसमें एक लाइन ऐड किया जाता है कि इट इनेबल्स अस टू सी एनीथिंग। ओके, मतलब ये हमें इनेबल करता है कि हम किसी चीज को देखते हैं। अब देखिए, अब लाइट है
मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इसमें हमें देखना पड़ता है दो तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट लाइट प्रोड्यूस करता है कौन सा नहीं। तो आपके सिलेबस के अनुसार उसमें जो टॉपिक्स होते हैं उसमें एक आता है लुमिनस ऑब्जेक्ट। लुमिनस ऑब्जेक्ट, अब जैसे कि देखिए लाइट है तो कहीं ना कहीं से ये तो प्रोड्यूस हो रहा है, जैसे सनलाइट, सन से लाइट प्रोड्यूस हो रहा है। ये जो इस कमरे में जो लाइट पड़ रहा है बल्ब या ट्यूबलाइट से, तो क्या कर रहा है कि ट्यूबलाइट या बल्ब उस लाइट को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसमें दो टॉपिक आते हैं, लुमिनस ऑब्जेक्ट एंड एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। ओके, तो लुमिनस ऑब्जेक्ट क्या करती है, वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट को इमिट करता है, वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट इमिट करता है उसको हम लोग बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल में सन, सन क्या करता है, खुद लाइट प्रोड्यूस करता है। स्टार्स, स्टार्स तारे, ठीक, तो वो क्या करते हैं, खुद उनका लाइट होता है, वो खुद लाइट प्रोड्यूस करते हैं। ओके, बल्ब हो गया, ये सीलिंग लाइट हो गया जो हमारे कमरे में अभी जल रहा है, ये ट्यूबलाइट हो रहा है, ये सब क्या है, ये खुद मतलब लाइट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऐसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से लाइट प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं लुमिनस ऑब्जेक्ट। चलो लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन फटाफट। luminous objects, those objects which can emit light or produce light, कहीं कहीं प्रोड्यूस वर्ड ही लिखता है। ओके, तो such objects are known as luminous object। ओके, अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में मैंने अभी जैसा कि बताया, एग्जाम्पल होते हैं सन, ब्लू वाला से लिख देता हूँ ज्यादा अच्छा दिखेगा, स्टार्स, बल्ब, ट्यूबलाइट्स, और भी एक जुगनू होती है, जुगनू जो हम लोग बरसात के मौसम में देखते हैं, एक इंसेक्ट टाइप के होते हैं जिसको जुगनू, वो भी लाइट एमिट करता है। ओके, और भी जो चीज जो हम लोग और भी क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल आप लोग अपने सराउंडिंग में देख सकते हैं, जहां से भी लाइट आएंगे, दियाज वगैरह, दियाज etc, मतलब दिया को इंग्लिश में भी दियाज वगैरह बोलते हैं, ठीक, दिया ही बोलते हैं, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। तो क्या ये लुमिनस ऑब्जेक्ट है, ठीक। लुमिनस ऑब्जेक्ट मैंने क्या बताया कि वैसा ऑब्जेक्ट जो खुद लाइट को प्रोड्यूस करे, ओके, उसको क्या बोलेंगे, लुमिनस। अब यहाँ पे लाइन आता है कि जब खुद जो लाइट प्रोड्यूस करे उसको लुमिनस बोलेंगे, जो नहीं प्रोड्यूस करता उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट। चलो लिख लेते हैं उसका भी, नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट्स, ओके, इसको लिख लेते हैं, दोज ऑब्जेक्ट्स which cannot emit light is known as non-luminous objects। अब देखिए मैंने क्या लिखा कि दोज ऑब्जेक्ट विच कैन नॉट एमिट लाइट्स, मतलब वो खुद एमिट नहीं करता। लेकिन अब आपका मन में क्वेश्चन आएगा कि सर जब वो खुद लाइट को एमिट नहीं कर सकता तो फिर वो हमें दिखता कैसे, वो हमें दिखता कैसे। तो इसका एग्जाम्पल पहले देखते हैं। जैसे स्टार, ये मून हो गया, मून, मून क्या है, इसका एग्जाम्पल है कि वो नॉन लुमिनस
ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल मून्स, मून ही होगा, मून्स नहीं होगा, ओके। प्लैनेट्स और भी जो ऑब्जेक्ट, जैसे कि जो चीजें हमें दिख रहा है, जो लाइट एमिट नहीं करता है लेकिन फिर भी मतलब रिफ्लेक्शन के थ्रू हम लोग उसको देख पाते हैं, तो वो सब क्या है, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे इसी ही मैं लिख देता हूँ, बाकी आप लोग सराउंडिंग से देख लेना। अब जैसे कि आप लोग के दिमाग में आ रहा हो कि सर नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट जो है वो तो लाइट एमिट नहीं करता, फिर भी वो हमें कैसे दिखता है या कैसे वहां से लाइट आते हैं। जैसे प्लैनेट से भी लाइट आते हैं, या बहुत सारे जो उल्काज है, उल्काज जो सेलेस्टियल बॉडी जो होती है उससे भी हमारे पास लाइट आती है। कैसे आती है, वो सन से रिफ्लेक्ट होकर के हमारे पास, हमारी आंखों तक पहुंचती है वो लाइट, ठीक। तो वो सब उनका खुद का लाइट नहीं होता है, सन और स्टार्स की तरह वो खुद लाइट प्रोड्यूस नहीं करते, बट फिर भी मून या प्लैनेट्स हमें दिखते हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट पहले उन पे पड़ते हैं, फिर वहां से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी आंखों तक आते हैं और हमें दिखता है। तो वो सब क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट में आ गए, ठीक। तो ये सब हो गया बेसिक, जो लुमिनस है नॉन लुमिनस हो गया, लाइट का डेफिनेशन हम लोग देख लिए। अब इसको थोड़ा साफ करके और आगे जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो है नेचर ऑफ लाइट। क्या? नेचर ऑफ लाइट। ये क्या कर रहा है, जल्दी हो गया। तो नेचर ऑफ लाइट में पढ़ेंगे कि लाइट का जो बिहेवियर है वो क्या शो करता है। तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं नेचर में, इसका डुअल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। मतलब कि लाइट जो है दोहरा चरित्र का चीज है, मतलब वो दो नेचर को शो करता है, दो मटेरियल की तरह बिहेव करता है, दो चीजों की तरह, जैसे एक वेव और एक मैटर, ओके। एक मैटर की तरह बिहेव करता है लाइट और एक वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह, ठीक। अब इसको गीला करते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसमें टॉपिक एक आता है नेचर ऑफ लाइट। ठीक, इसको कहीं कहीं कोई बुक में दे देता है डुअल नेचर ऑफ लाइट, डुअल नेचर ऑफ लाइट, ओके। तो इसमें देखिए, अब लाइट का सिंपल एक डेफिनेशन हमने बोला कि इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ओके, ठीक। हम लोग ये देखे थे, ओके। लेकिन लाइट जो है ना, दो तरह के बिहेवियर को शो करता है। लाइट जो है दो तरह के बिहेवियर को शो करता है। एक तो ये वेव की तरह, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह शो करता है, और दूसरा मैटर यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह। मैटर जानते हो ना, मैटर क्या होता है, पार्टिकल्स की तरह, पार्टिकल नेचर बोला जाता है। तो पार्टिकल्स से मिलकर मैटर बनता है ना। तो लाइट जो होता है दो नेचर को शो करता है, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। तो हम लोग वन बाय वन देखेंगे कि वेव नेचर में क्या होता है और पार्टिकल नेचर में क्या होता है, ओके। चलिए देखते हैं, ठीक है। डुअल नेचर ऑफ लाइट, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि दोहरा चरित्र वाला। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जो हम लोग गांव में या जो आजू बाजू के लोग बोलते हैं कि कोई कोई इंसान जो है ना थोड़ा दोगलेपन बात करता है, मतलब दो भाषा बोलता है, ठीक ना। उसको दुमुहा सांप भी बोलते हैं। मतलब किसी किसी को बोलते हैं ना कि वो उसका बिहेवियर दोगला है, मतलब दोहरा चरित्र है उसका। डबल स्टैंडर्ड आजकल इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं, डबल स्टैंडर्ड मतलब उसका बिहेवियर जो है दोगलापन वाला है। तो वही लाइट का जो नेचर है ना, डुअल नेचर, इसको बोल सकते हैं कि लाइट का दोगलापन, मतलब ये समझ गया ना दोगलापन। तो इसमें क्या है, दोगलापन है यानी कि दोहरा चरित्र है, डबल स्टैंडर्ड है। तो आखिर कौन कौन सा स्टैंडर्ड है? तो पहला है पार्टिकल नेचर और सेकेंड है वेव नेचर, ठीक। तो लाइट जो होती है ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह भी शो करती है अपने आप को, और वो पार्टिकल की तरह भी अपने आप को बिहेव करती है। अब पार्टिकल नेचर में जैसे कैसे पढ़ते हैं, जैसे कि हम लोग अभी 12 में पढ़ेंगे, उसको अलग अलग करके पढ़ते हैं पार्टिकल नेचर में। कि एक वेव ऑप्टिक्स करके चैप्टर आएगा 12 में, और
अभी जो है एक मॉडर्न फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोग पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट पढ़ते हैं। तो पार्टिकल नेचर में मतलब वो पार्टिकल की तरह रहेगा, उसके पास कुछ मास होगा, रेस्ट मास नहीं होता है, रेस्ट मास नहीं होता है उसमें। लाइट में वो मोमेंटम होगा। और वेव नेचर में क्या होता है कि लाइट एक वेव की तरह बिहेव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि देखते हैं। एक पहला जो है पार्टिकल नेचर। तो पार्टिकल नेचर में हम लोग देखते हैं कि लाइट जो है फोटोन से बना होता है। किस चीज से? फोटोन। ये फोटोन क्या है? एक तरह की एनर्जी होता है। जैसे हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट जो बनता है, जो मटेरियल, तो किस चीज से बनता है? इलेक्ट्रॉन, एटम से, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। उसी तरह से एक फोटोन होता है। और एक फोटोन होता क्या है? एक तरह का एनर्जी होता है, समझ में? ठीक। और फोटोन में जब फोटोन मूव करती है तो इसमें कुछ एक मास आता है, मूविंग मास होता है, रेस्ट मास नहीं होता है। जैसे हम लोग के पास रेस्ट मास होता है, या कोई मान लीजिए ये इसमें रेस्ट मास है, मतलब इसको अगर मेजर करेंगे तो अगर रेस्ट में रहेगा, इसको मेजर करेंगे तो इसका मास आएगा। बट फोटोन में रेस्ट में रहेगा तो इसका कोई मास नहीं है। फोटोन की प्रॉपर्टी क्या है? इसमें मोमेंटम होता है। क्या होता है? मोमेंटम। और मोमेंटम कैसे आता है? मोमेंटम हम लोग जानते हैं ना कि मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ओके, यही होता है ना मोमेंटम। ठीक। तो मास अगर ये फोटोन मूव करेगा तभी मोमेंटम आएगा ना। वेलोसिटी है ना, तो वेलोसिटी कब आती है? कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव करेगा तो उसमें वेलोसिटी आती है। तो फोटोन में वेलोसिटी आएगी तो उसमें एक मतलब मास होती है, मोमेंटम आएगा। अब मोमेंटम आए तो उसका मतलब क्या है? उसमें कुछ ना कुछ मास है। ठीक। तो ये पार्टिकल नेचर में हम लोग, ये फोटोन होता है, लाइट जो है फोटोन से मिल करके बनती है। ओके। और एक होता है दूसरा वेव नेचर। ठीक। वेव नेचर ऑफ लाइट। ठीक। तो इसमें क्या होता है कि लाइट जो है वो एक वेव की तरह, वेव ऐसे होता है ना, तरंग। ठीक। तो इसको शो करने के लिए हम लोग 2-3 टॉपिक पढ़ते हैं लाइट में, जैसे कि पोलराइजेशन ऑफ लाइट, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये सब शो करता है ना कि लाइट जो है वेव नेचर को शो करता है, उसमें वेव बनता है। ठीक। ये सब जो प्रोसेस हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में, हम लोग 12 में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देख लिए कि नेचर ऑफ लाइट क्या, डुअल नेचर ऑफ लाइट, 2 तरह का नेचर होता है इनका। एक होता है वेव नेचर, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की तरह अपने आप को दिखाता है, और दूसरा है पार्टिकल नेचर, जो एक पार्टिकल की तरह, जिसके पास मास हो। वो भी कौन सा मास? रेस्ट मास नहीं, मूविंग मास रहेगा, उसके पास एक मोमेंटम। और फोटोन किस चीज से बना होता है? फोटोन क्या होता है? एनर्जी होती है। अभी हम लोगों ने पढ़े थे ना कि लाइट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक। तो लाइट किससे बनता है? फोटोन से। फोटोन क्या है? एनर्जी है, पैकेट ऑफ एनर्जी, बंडल ऑफ एनर्जी होता है, समझ में? तो ये हमारा यहाँ पर हो गया। अब इसमें आता है कुछ और टॉपिक, नेचर ऑफ लाइट हो गया, तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट टॉपिक आ गया। अब मेन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में होता क्या है कि रिफ्लेक्शन क्या हुआ, तो आप लोग 8th क्लास में पढ़े होंगे लाइट में कि द बाउंसिंग बैक ऑफ रिफ्लेक्टेड रे, बाउंसिंग बैक ऑफ रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस या मिरर, यही होता है ना रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक। तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक रे ऑफ लाइट, चलो रिफ्लेक्शन से पहले हम एक 2 टॉपिक पढ़ लेते हैं, एक रे और एक बंडल्स ऑफ रे होता है। ठीक। वो पढ़ लेते हैं, रे पढ़ लेते हैं, पहले देख लेते हैं। नहीं तो रे इसको हिंदी में बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं? किरण। तो रे क्या होता है? हिंदी में किरण बोलते हैं। तू है मेरी किरण, वो वाली किरण नहीं, ये रे है। ठीक ना। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमारे टीचर रे का नाम लेता तो किरण बोलते थे, तो बच्चे पीछे से आवाज लगा दे कि तू है मेरी किरण। तो ऐसे ऐसे बच्चे कुछ शैतान होते हैं जो मजाकिया अंदाज में इस चीज को समझते हैं। तो चलिए वही किरण। ठीक। तो हम किरण को देखते हैं क्या होता है। ये रे जो होता है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइट, फ्लो ऑफ लाइट होता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट को शो करने के लिए हम लोग एक लाइन, जैसे ये, इसको एरो से
इसी को रे बोला जाता है, यही किरण, ठीक है। तो ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं। क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन। ये शो क्या करता है कि जिधर इसका हेड रहेगा, इसका मतलब है कि लाइट उधर फ्लो कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट क्या है, इधर लेफ्ट से, ये लेफ्ट है ना, ये मान लो मेरा लेफ्ट है, आपका कुछ और हो सकता है, और ये राइट, ठीक। मतलब ये रे जो है लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, इसका मतलब ये इमेजिनरी लाइन है। रे इज एन इमेजिनरी लाइन विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट। रे का डेफिनेशन होता है, चलो लिख देता हूँ, नहीं तो बोलोगे कि सर केवल समझाने से काम नहीं होता है, थोड़ा लिखाना भी पड़ता है। रे it is an imaginary line drawn to represent the direction of flow of light। ओके, ये क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लाइट, ठीक। अब जैसे मैंने अभी बनाया था ना, हाँ, ये क्या, यही रे है, ये किरण जो है ना, यही है। ये क्या शो कर रहा है, ये एक इमेजिनरी लाइन है और ये शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में लेफ्ट से राइट की ओर लाइट फ्लो कर रही है। ये प्रोपोगेशन ऑफ लाइट का जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट, प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, फ्लो, मतलब मूवमेंट, ठीक। तो लाइट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसको डिनोट करने के लिए हम लोग रे डायग्राम बनाते हैं, रे से डिनोट करते हैं, ठीक। अब जब रे पढ़े इसमें एक आता है दूसरा टॉपिक बीम। अगर ये सब चीज 10th में ना पढ़ाऊं तो बच्चे बोलेंगे कि सर ये सब बेसिक चीज जो है आपने नहीं पढ़ाया है, ठीक। और 10th जो है बेसिक ही है, एडवांस में हम लोग रिफ्लेक्शन या लाइट जो है रे ऑप्टिक्स के नाम से पढ़ते हैं 12 में। अब वहां पे बच्चे बड़ा कंफ्यूज होते हैं, कहीं पे ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स लिखा रहता है, कहीं पे रे ऑप्टिक्स लिखा रहता है। तो रे ऑप्टिक्स क्यों लिखा रहता है, यही इसी किरण के वजह से, इस किरण के वजह से ही वहां पे रे ऑप्टिक्स नाम से हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं, इसकी वजह से। क्योंकि वहां पे हम लोग पूरे लाइट में जो डायग्राम को कोई भी जैसे रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्शन या इमेज फॉर्मेशन कोई भी चीज है जो हम लोग बनाते हैं तो किसकी मदद से बनाते हैं, इस रे के वजह से बनाते हैं। तो इसलिए इस रे के वजह मतलब यूज करके बनाते हैं, इसलिए इस चैप्टर को रे ऑप्टिक्स के नाम से हम लोग 12 में पढ़ेंगे। और चूंकि रे को यूज करके और ज्योमेट्री, मैथमेटिकल ज्योमेट्री को यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन करते हैं, तो इसलिए उसको ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स भी बोलते हैं। तो जब आप 12 में जाओगे तो वहां पे चैप्टर का नाम रहेगा रे ऑप्टिक्स या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स। ये करके ऑप्टिक्स मतलब क्या है, दिखना। ऑप्टिक्स वर्ड का मतलब होता है, मतलब एक तरह से दिखना, आंखों से जो हम लोग देखते हैं ना, ये, ठीक। तो रे ऑप्टिक वहां पे जा करके बच्चे कंफ्यूज हो कि सर ये चैप्टर का नाम ही रे ऑप्टिक्स, हमें नहीं समझ आएगा रे ऑप्टिक्स क्यों लिखा या ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स क्यों। तो इसका रीजन यही है, उसका रीजन है कि रे और ज्योमेट्रिकल मैथमेटिक्स को यूज करके हम लोग इमेज फॉर्मेशन का जो पढ़ते हैं, इसी की वजह से उसको हम लोग ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स या रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। ये थोड़ा सा अपने सिलेबस की बाहर की चीज है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी करते हैं बच्चे जो 9th 10th से ही लग जाते हैं, उनके लिए ये सब थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताना पड़ता है। और नहीं तो सिंपल बोर्ड वाले तो बोलेंगे कि सर क्या एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हो, हमारी कुछ जरूरत की चीज है नहीं बेटा, है जरूरत की चीजें हैं। नॉलेज अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लोगे तो उसमें खर्च क्या है, पचा जाओगे। बस पचाने की क्षमता होना चाहिए और खाना खिलाने वाले की कारीगरी होनी चाहिए, सब पच जाता है, ठीक। पढ़ाने वाले पे डिपेंड करता है और पढ़ने वाले पे डिपेंड करता है। बाकी तो डाइजेस्ट करने के लिए हम आपको 12 की चीजें भी डाइजेस्ट करवा सकते हैं, इसकी कोई आपत्ति नहीं। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट। अब बीम ऑफ लाइट वर्ड को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे
तो बीम का मतलब होता है एक तरह से बंडल। बंडल बंडल होता है ना, जैसे झाड़ू आप लोग देखते हो घर में, तो बहुत सारा सीप से मिल करके झाड़ू बना जाता है, बंडल बना जाता है किसी चीज का। ठीक, कोई बच्चा बोल दिया कि सर पैसे की गड्डी, वो बंडल नहीं होता, गड्डी होता है, लेकिन एक तरह से बंडल की तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो बंडल कहने का मतलब कि बहुत सारा चीज का कॉम्बिनेशन। ठीक, तो बीम ऑफ लाइट, तो ये क्या होता है, बंडल ऑफ रेज होता है, इसको हम लोग बीम बोलो या बीम ऑफ लाइट। तो ये क्या होता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, टू और मोर देन टू रेज जो मिल करके एक बीम बनाते हैं, बंडल बनाते हैं। मान लीजिए बहुत सारा ये रे है, ठीक, बहुत सारा रे है, तो ये क्या है, ये बीम ऑफ रे बोला जाएगा, यानी कि बीम ऑफ लाइट बोला जाएगा, समझ में, यानी कि बंडल में मान लो ये 5 6, ठीक। और एक्चुअली जो भी हम लोग रियल लाइफ में जो हमें कोई भी चीज दिखता है, तो वो बीम के रूप में ही हमारे ऊपर पड़ता है, बीम ऑफ लाइट ही हमारे ऊपर पड़ता है, ये सिंपल एक रे नहीं पड़ता है। वो तो हम उसको डिनोट करने के लिए एक रे के तौर पे यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली में पड़ता है बहुत सारे रेज। एक किरण से काम हमारा नहीं बनता, हमारे लिए बहुत सारे किरण चाहिए, ठीक, और बहुत सारे किरण मिलकर क्या बनता है, बीम ऑफ लाइट बनता है। समझ में आया, ठीक। तो चलिए इसका डेफिनेशन लिख देते हैं थोड़ा सा। इसमें डेफिनेशन में तो बंडल ऑफ रेज बोल सकते हैं या कॉम्बिनेशन ऑफ रेज बोल सकते हैं, सिंपल लैंग्वेज में, एकदम वेरी वेरी सिंपल लैंग्वेज में हम लोग कोई भी डेफिनेशन को देखेंगे, बहुत ज्यादा बुकिश लैंग्वेज पे नहीं ध्यान देंगे, जितना सिंपलेस्ट वे से आप समझ सकते हो, जितना सिंपल डेफिनेशन रहेगा उतना ही ज्यादा इजी आप लोग समझ पाओगे। ओके, तो हम ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करता हूँ कि एकदम सिंपलेस्ट डेफिनेशन एकदम ठेठ भाषा में समझो, समझ में आनी जरूरी है। भाषा क्या है, हम फिजिक्स सीखना है, थोड़े ना हम लोग बहुत मतलब प्रोनाउंसिएशन और एक्सेंट और बहुत सारे इंग्लिश हम सीखना, हमें जरूरी है क्या, फिजिक्स सीखना। और फिजिक्स सीखने कोई भी भाषा में सीखो, बस समझने की जरूरत है। फिजिक्स आप कोई भी लैंग्वेज, हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, वैसे तो हम इंग्लिश में लिखते हैं सब डेफिनेशन और समझाते हैं हिंदी में, ठीक, और इंग्लिश में डेफिनेशन यहाँ पे क्या लिखा है, बीम ऑफ लाइट जो हमने डिफाइन करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, बंडल ऑफ रेज, बंडल ऑफ रेज, या और कॉम्बिनेशन ऑफ रेज, यही है बीम ऑफ लाइट। अब इसमें बीम ऑफ जब लाइट आएगा तो इसमें 3 तरह के बीम होता है, जो कि मैं सोच रहा था कि ना पढ़ाऊं, लेकिन अब आ गया तो पढ़ा ही देता हूँ। एक होता है पैरेलल बीम। पैरेलल वर्ड से आपको क्या समझ में आया कि कोई भी जो रेज होगा वो पैरेलल होगा, ठीक। इसमें 3 तरह के बीम होते हैं, उसका डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ, सिंपल मैं इसको लिख देता हूँ, ज्यादा इसको डिफाइन करेंगे तो ज्यादा टाइम करेंगे। बीम ऑफ लाइट होता है 3 तरह के होता है। पहला होता है, चलो ब्लैक से करते हैं, यहाँ पे ब्लैक से, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। इसका एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। मान लो ये बहुत सारा रेज है जो पैरेलल है, देखो ये पैरेलल है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे पैरेलल बीम ऑफ लाइट। बहुत सारा रेज है तो मतलब बंडल ऑफ रेज है, चलो 2-4 और बना देता हूँ, आपको अच्छा लग रहा होगा, ठीक। तो ये क्या है, पैरेलल बीम, एकदम पैरेलल, ठीक। दूसरा यहाँ पे होता है कन्वर्जिंग बीम या कन्वर्जेंट लिख देता है कहीं कहीं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, ठीक। कन्वर्ज, अब देखो कन्वर्जेंट करने का मतलब कि कोई मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ठीक, ऑब्जेक्ट है, अब वहां पे बहुत सारे बीम ऑफ लाइट कन्वर्ज कर रहा है, मीट कर रहा है, क्या कर रहा है, मीट कर रहा है, ठीक। तो उसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जेंट ऑफ बीम ऑफ लाइट। अब तीसरा आता है कन्वर्जिंग या डाइवर्जिंग। अब कन्वर्जेंट या कन्वर्जिंग भी बोल सकते हो, डाइवर्जेंट या डाइवर्जिंग भी बोल सकते हो। तो चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डाइवर्जिंग बीम। अब डाइवर्ज वर्ड आ गया, मतलब बिखर रहा होगा, कन्वर्ज मतलब मिल रहा होगा, कहीं पे मिल रहा। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, अब उस पे लाइट फॉल हुआ, वहां से ये ऐसे डाइवर्ज हो रहा है, सभी डायरेक्शन में डाइवर्ज हो रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जिंग बीम। तो देखिए 3 तरह का बीम पढ़ लिए, पैरेलल बीम,
कन्वर्जेंट बीम या कन्वर्जिंग बीम बोल सकते हो या डाइवर्जिंग। तीनों के एग्जाम्पल यार पैरेलल ये है, कन्वर्जिंग और ये डाइवर्जिंग। तो जल्दी से आप लोगों को जो भी स्क्रीनशॉट लेना है लिखना है लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे जाएंगे। ठीक, अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होती है बताइए। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है द बाउंसिंग बैक ऑफ रेज, बाउंसिंग बैक ऑफ रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सरफेस या मिरर बोल सकते हो। जनरली हम लोग मिरर ही पढ़ते हैं। ठीक, तो सरफेस से भी कोई भी ऑब्जेक्ट से या सरफेस से, जैसे मान लीजिए आप लोग मेरे सामने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे सामने होते हैं। ठीक, और एक कमरे में हम लोग पढ़ते होते हैं, मतलब एक क्लासरूम में हम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं। ठीक, अब क्लासरूम में तो मान लीजिए कि थोड़ा सा ऐसा क्लासरूम होता है जो कि खिड़की वगैरह खुला होने पे लाइट वगैरह हम लोग देख सकते थे, मतलब हम बिना बल्ब को हम लोग एक दूसरे को देख सकते थे और पढ़ सकते थे। ओके, ठीक, तो बिना बल्ब या बिना सन लाइट के भी हम लोग एक दूसरे को देख सकते थे। ठीक, तो वैसे क्यों होता है, वैसा क्यों होता है? जैसे कभी कभी होता है ना कि हम लोग डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ता फिर भी हम लोग एक दूसरे को देखते हैं, होता है ना। एक डायरेक्ट लाइट हमारे ऊपर नहीं पड़ता है लेकिन फिर भी हमें कोई देखता है या हम किसी और को, तो उसमें क्यों देखते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। और उसको दूसरा एक और होता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक, तो ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट के वजह से हम लोग बिना डायरेक्ट लाइट हमारे ऊपर पड़े हुए या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़े हुए भी हम उसको देख पाते हैं। ठीक, तो वही रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ेंगे अभी। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन लिख देते हैं, थोड़ा सा आप लोगों को अच्छा लगेगा। बहुत सिंपल डेफिनेशन लिखूंगा। वाह क्या गाना बजा रहे हैं। बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, तुमसा कोई मिल जाएगा लाइट रेज फ्रॉम सरफेस और मिरर, मिरर है ना, गलत हो गया, चलो ठीक है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग देख लेना सब। मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, अब देखिए आफ्टर बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज, रेज वर्ड आ रहा है अभी जो हमने रे पढ़ा है ना उसी को लाइट रेज। ठीक, अब मान लीजिए कोई मिरर है, ये प्लेन मिरर का मैं एग्जांपल लेता हूँ। प्लेन मिरर जनरली जो हम लोग आईना जो घर में देखते हैं, ठीक, उसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट गया ये, ठीक, और यहाँ से टकरा करके इधर कहीं पे बाउंस बैक आ गया। ठीक, तो इस प्रोसेस को, इस फेनोमेनन को ही, मतलब यहाँ पे द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक लिखना चाहिए था, द प्रोसेस ऑफ, चलो यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर करके प्रोसेस। ठीक, प्रोसेस ऑफ, याद रखना प्रोसेस ऑफ क्योंकि एक फेनोमेनन है ये। प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम सरफेस और मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब रिफ्लेक्शन के बाद जो बाउंस बैक होता है जो ये रेज ऑफ लाइट, तो उसको क्या बोलेंगे, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखिए यहाँ पे एक लाइट रे आया और ये यहाँ पे टकराया है, इस पॉइंट पे यहाँ पे देखिए टकराया, और टकराने के बाद फिर उसी मीडियम में वो वापस चला गया, यानी कि बाउंस बैक चला गया। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभी वर्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में, कि सर व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो बेटा एक चीज याद रखना, जब किसी एक मीडियम में अगर कोई रे ऑफ लाइट मतलब टकरा रहा है और वापस आ जा रहा है, एक ही मीडियम में प्रोसेस हो रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, अगर ये प्रोसेस दो मीडियम में हो रहा है, मतलब एक मीडियम से आया और दूसरा मीडियम में इंटर कर गया,
एंड और बेंड कर गया। इसको डिफिनेशन मतलब तो उसको क्या बोलेंगे, जैसे कि दो मीडियम उसमें यूज हुआ तो उसको बोलेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पे आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में जो है ना, हम लोग इसको बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोलते हैं। इसको और में बोल सकते हैं और लिख सकते हैं बेंडिंग ऑफ लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन। ठीक, इसको बेंडिंग ऑफ लाइट भी बोल सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का छोटा डेफिनेशन है और एक्सप्लेनेशन है। अब जब ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आ गया तो इसमें दो तीन चीज टॉपिक आते हैं, एक इंसिडेंट रेज, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। तो मैं इसी पे बता देता हूँ। ये मैंने मिरर बनाया है, ठीक, और ये जो लाइट रे आ रही है, ये मान लो ये वो कर दिया ऑब्जेक्ट और ये छोड़ो, ठीक, कोई नाम नहीं देते। ये देखो ये रे आ रहा है, यहाँ पे टकरा रहे हैं, ठीक। तो ये जो मिरर से टकराने से पहले वाला जो रे है जो आ रही है, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्ट, ये इंसिडेंट रे। ब्लैक से लिखता हूँ, अच्छा दिखेगा आपको। इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और आफ्टर रिफ्लेक्शन मतलब रिफ्लेक्ट होकर जो जाता है उसको रिफ्लेक्टेड रे बोलते हैं, ठीक। अब देखो यहाँ पे एक जो इमेजिनरी हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, इमेजिनरी, ये जो ब्लैक से मैंने ड्रॉ किया है इमेजिनरी, इसको बोलते हैं नॉर्मल। क्या बोलते हैं? नॉर्मल, जो कि इस मिरर के 90 डिग्री पे रहता है, ठीक। इसको क्या बोलेंगे? नॉर्मल। अब यहीं पे इसको डायग्राम थोड़ा सा अच्छा बना करके मैं 3 वर्ड आ गया, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये बीच वाला क्या हो गया? ये नॉर्मल हो गया, नॉर्मल, ठीक। ये तीन वर्ड आते हैं जो डिफाइन करना जरूरी था। और इसमें एक और चीज होता है, थोड़ा टाइम देखना, इसमें एक और चीज होता है कि ये जो एंगल बनाएगा, अच्छा ठीक, तो मान एक, चलो इसको अच्छे से देखते हैं। ये मिरर मैं बना देता हूँ, ठीक। ये एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक। जनरली इसको डॉटेड भी करते हैं, अगर डॉटेड नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं है। ये क्या है? नॉर्मल, ओके, नॉर्मल हो गया। अब यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट रे ड्रॉ किया यहाँ पे, इस पॉइंट पे नॉर्मल पे, और ये रिफ्लेक्ट कर गया, ये रिफ्लेक्ट कर गया, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक एंगल बनाते हैं, ये नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा ना, ये जो रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा उसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, एंगल आई, ठीक। यहाँ पे लिख देता हूँ, एंगल आई इक्वल टू क्या होता है? इंसिडेंट एंगल, या एंगल ऑफ इंसिडेंस लिखते हैं, या एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक। और जो ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये होता है कुछ टर्म जो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में। हेलो एवरीवन, तो देखिए हम लोग अभी पिछला टॉपिक हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में हम लोग देखे थे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, नॉर्मल रे क्या होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो अभी एक इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, मतलब ये एग्जाम में पूछ देते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ओके। तो इसमें 2 तरह के लॉज हम पढ़ते हैं। फर्स्ट लॉ में क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन अ सेम प्लेन, या लाई इन अ सेम प्लेन, ठीक। मतलब वो एक ही प्लेन में इंसिडेंट रे रहेगा, रिफ्लेक्टेड रे रहेगा एंड नॉर्मल, जो एक ही प्लेन में रहेंगे। अब सेम प्लेन का मतलब क्या होता है? सेम प्लेन, जो बच्चे पूछते हैं कि सर सेम प्लेन क्या होता है, तो जैसे आप लोग घर पर लैपटॉप देखते हो या बुक देखते हो या कॉपी वगैरह, तो उसमें जब मान लीजिए
लैपटॉप है, ठीक। तो ऐसे लैपटॉप है, ठीक। अगर हम लोग उसके फ्लिप को, उसके मॉनिटर जो स्क्रीन होता है उसको खोलते हैं तो ऐसे होता है। तो ये एक प्लेन होता है, एक प्लेन ये होता है। तो ये जो है ना वो एक प्लेन कहलाता है। जो लैपटॉप का फ्लिप ओपन करोगे ना तो वो एक प्लेन कहलाएगा, ठीक। तो सेम प्लेन का मतलब क्या हो गया, लैपटॉप को हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं या बुक को, ठीक। पेज को ऊपर करेंगे तो फर्स्ट लॉ क्या है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई इन द सेम प्लेन। तो देखिए इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। अब इसमें एक और रूल होता है, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। ये बहुत इजी है, ये बच्चे बहुत इजी, यही ज्यादातर याद करके रखते हैं कि पूछे कि व्हाट इज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो सबसे पहले फटाक से बोलता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, यहाँ पे आई बताया था ना लास्ट टॉपिक में, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ये आर है, ठीक। तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यही हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है। दो तरह के लॉ होते हैं। पहला लॉ जिसमें इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एक ही प्लेन में लाई करते हैं, और सेकेंड लॉ होते हैं जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक। तो आज यही खत्म करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जैसे कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर, कॉनकेव नहीं, प्लेन मिरर एंड, पहले तो प्लेन मिरर पढ़ेंगे, फिर स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर पढ़ेंगे। उससे पहले थोड़ा सा ऑब्जेक्ट एंड इमेज पढ़ेंगे, और वर्चुअल इमेज क्या होता है, रियल इमेज क्या होता है, ये सब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।